बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रोक को डिस्कस किया था। स्ट्रोक का हमने बताया था, हमने कहा ये दो वजह से हो सकता है, या तो क्या इस्कीमिया की वजह से हो जाएगा, ठीक है, जिसको स्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्लीडिंग की वजह से हो जाएगा जिसको हेमर्जिक स्ट्रोक कहते हैं। देन आगे जो हेमर्जिक जो स्ट्रोक था ना, ये भी दो फॉर्म में था, ये इसकी भी दो क्लासिफिकेशन थी। या तो वो इंट्रा पैरेन्काइमा होगा, या पैरेन्काइमल स्पेस में होगा, या सब एरेक्नोइड होगा, जो सब एरेक्नोइड स्पेसिस में होगा, ठीक है। ये हमने बात की थी स्ट्रोक और स्ट्रोक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रापेरेन्काइमा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। सब एरेक्नोइड का क्या मतलब है कि सब एरेक्नोइड स्पेसेस में जो है ब्लीडिंग हो जाएगी या ब्लड लीक हो जाएगा इनटू सीएसएफ स्पेस में अराउंड ब्रेन, ठीक है। इसको कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है सेक्यूलर या बेरी एन्यूरिज्म। सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अब ये सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म होता क्या है? हमने सर्कस ऑफ विलाय पढ़ा था, ये इस फॉर्म में करके होता है सर्कस ऑफ विलाय, ठीक है। ये जो सेंटर वाला एरिया होता है ना, इसको कहते हैं सेक्युलर या बेरी एन्यूरिज्म। इसका अगर रप्चर हो जाए ना, तो इसको हम कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। या सब एरेक्नोइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म। या क्या हो सकता है? वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन हो सकते हैं, हिमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ट्यूमर ऑफ ब्रेन हो सकता है, ट्रोमेटिक हीमाटोमा। इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं किसके? सब एरेक्नोइड हेमरेज के। अब हम बात करते हैं बेरी सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म की। ये हमने बात की मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ये क्या होता है कि रप्चर हो जाए बेरी एन्यूरिज्म, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है? सर्कस ऑफ विलाय पे होता है। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। मोस्ट कॉमन टाइप होगा इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म का, और मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होगी? एंटीरियर सर्कुलेशन। इसकी मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है? एंटीरियर सर्कुलेशन, या जंक्शन ऑफ एंटीरियर एसी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी विद एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म के हो सकते हैं कि स्मोकिंग करता है बंदा, हाइपरटेंशन है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एहलर-डैनलोस सिंड्रोम टाइप 4 है, मार्फन सिंड्रोम है, या न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में ना अब्रप्ट ऑनसेट होता है, मोस्टली वो कहेगा थंडर क्लैप है, ठीक है, और वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है, मतलब शदीद उसके सर में दर्द है, वर्स्ट हेडेक है। लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगी 25 से 50% केसेस में, और इसमें क्या मेनिंजियल इरिटेशन वाले साइन आ जाएंगे कि नेक स्टिफनेस हो जाएगी, फोटोफोबिया हो जाएगी, और वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसके साथ इसको फीवर भी होगा। अगर इसमें फीवर नहीं होगा ना, तो सारे साइन है मेनिंजाइटिस के, ये जी उसको हेडेक है, या नेक स्टिफनेस है, फोटोफोबिया है, या वॉमिटिंग है। अगर उसमें फीवर नहीं है तो मेनिंजाइटिस है, अगर फीवर है तो हम आ जाएंगे इस पे, सब एरेक्नोइड हेमरेज पे। देन इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज हम इसको सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, अभी मैं इसमें ना आपको सीटी स्कैन करना भी सिखाऊंगा, देखना भी सिखाऊंगा। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी जो होता है ना, बेस्ट इनिशियल होता है, ये डिफरेंशिएट कर रहा होता है स्कीमिक और हेमर्जिक स्ट्रोक को। कैसे करता है अभी देखते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है लंबर पंचर, कि हम सीएसएफ हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से? कि जो बैक होती है ना आपकी, कमर जो होती है ना, कमर के स्पाइनल कॉर्ड वाली एरिया में करके वहां पे हम इंजेक्शन घुसा के वहां से हम सीएसएफ कलेक्ट करते हैं, और उसको हम फिर वो क्या कराते हैं? कल्चर कराते हैं, जिसको लंबर पंचर कहते हैं। और ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, परफॉर्म होती है व्हेन सीटी इज नेगेटिव आ जाए हेमर्जिक का, और प्रेजेंटेशन जो है ना 12 वॉट से ज्यादा हो। इसमें हमें क्या नजर आएगा? प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, कलर जो होगा ना जेंथोक्रोमिया होगा, यानी येलो सीएसएफ होगा, ठीक है। सीएसएफ का जो कलर होता है ना, नॉर्मली होता है व्हाइट कलर का। तो ब्लीडिंग हो रही है ना, व्हाइट कलर रेड कलर से मिलेगा ना, तो येलो कलर बन जाता है, तो इसलिए हमें जेंथोक्रोमिया। ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन में है ब्लीडिंग हो रही है, और सीएसएफ का कलर क्या है? व्हाइट कलर का। व्हाइट और रेड मिले ना, तो एक नया कलर बन गया येलो, तो वो हमें नजर आता है लंबर पंचर में, ठीक है। येलो कलर का हमें सीएसएफ नजर आएगा, आरबीसीज बड़े होंगे, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल होंगे या बड़े में होंगे, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, और प्रोटीन भी बढ़ा हुआ होगा। ये सारे फाइंडिंग हमें किस में नजर आएंगी? लंबर पंचर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, क्या हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ये आ गया हमारे पास। ट्रीटमेंट में हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कराएंगे, ठीक है। उसको हम साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे, साथ उसको सीजर की प्रोफाइल एक्सिस दे देंगे, यानी फेनिटोइन वगैरह दे देंगे, सर्जिकल क्लिपिंग करा देंगे, इंजर्शन करा देंगे प्लाटिनियम कॉइल के इनटू एन्यूरिज्म में, ठीक है। कॉइलिंग एसोसिएट होती है फीवर कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है, और कॉइलिंग इज नाउ प्रोसीजर ऑफ चॉइस। कॉइलिंग क्या आ गया अब? फर्स्ट चॉइस आ गई प्रोसीजर की, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, डिले सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोएंट्रीमिया हो सकता है, और सर्जिकल सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकता है?
चेस्ट इन्फेक्शन या वीनस थ्रोम्बोसिस। उसके बाद अगर मैं एक जनरल सा ट्रीटमेंट बताऊँ ना, तो इसमें क्या, कंट्रोल बीपी, डेक्सामेथासोन, क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म, और क्लिपिंग क्या है, बेस्ट चॉइस है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम सीटी अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसको कैसे देखेंगे। ये ब्रेन का सीटी है, ये जो वाइट वाइट होता है ना, ये सराउंडिंग, ये नॉर्मल होता है, ये हर ब्रेन में आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये जो हमें रेडियोल्यूसेंसी नजर आ रही है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की, ये ब्लैक, यानी कि इसमें हमें ब्लीडिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हुई हुई है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, स्कीमिया हुआ हुआ है। ये रेडियोल्यूसेंसी नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, स्कीमिया हुआ हुआ है। और यहाँ पे हमें जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है ना, रेडियो ओपेक, यानी इधर ब्लड जमा हुआ हुआ है, ब्लड जमा हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है यानी यहाँ क्या हुआ हुआ है, हेमरेज। अब ये देखें, ये दोनों सीटी से हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्कीमिया भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हेमरेज भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सी सीटी होती है, इसलिए हम कहते थे नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन टू डिफरेंशिएट स्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हम सीजर और एपिलेप्सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सीजर क्या होता है? सीजर बेसिकली क्या होता है, अब नॉर्मल पैरोक्सिमल एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है सीएनएस न्यूरॉन का। अच्छा, सीजर होते क्यों? हमारी बॉडी में ना दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। जितना ज्यादा एक्साइटेटरी होता है ना, उतना ही ज्यादा इनहिबिटरी उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये दोनों मैकेनिज्म एक बैलेंस में चल रहे होते हैं, ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में क्या आते हैं, एसिटाइल कोलिन आते हैं, ग्लूटामेट आते हैं, एस्पार्टेट आते हैं। इनहिबिटरी में आता है गाबा। इन दोनों का बैलेंस चल रहा होता है। जब इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है ना, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो हमारे पास फिर सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, झटके लग जाना, एपिलेप्सी, सीजर, ये चीजें स्टार्ट होती हैं। तो सीजर क्या होता है? सीजर बेसिकली एबनॉर्मल पैरोक्सिमल एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है सीएनएस न्यूरॉन का। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी, अच्छा, सीजर एक कंडीशन है, झटके लगना, और जिसमें डिफरेंट सीजर जाके लग रहे हैं ना, उस बीमारी को कहते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर होते हैं ड्यू टू क्रॉनिक अंडरलाइंग प्रोसेस, ठीक है। सीजर और एपिलेप्सी में एक जनरल सा डिफरेंस आ गया। एपिडेमोलॉजी की बात करें तो एज सच कभी उसने ना पूछी ना कभी आती है। उसके बाद आते हैं इसके कॉजेज। कॉजेज में हमने इसका मेमोनिक बनाया विटामिन जी के नाम से, यानी वेस्कुलर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ऑटो इम्यून, मेटाबॉलिक, इडियोपैथिक, नियोप्लाज या जेनेटिक डेवलपमेंटल, ये इसके जनरल से कॉजेज आ गए। उसके बाद ट्रिगर फैक्टर क्या आते हैं? अच्छा, ट्रिगर, हमारी क्लास में एक लड़का था, उसको थे एपिलेप्सी का ना कंडीशन, तो उसको ट्रिगर क्या होता था कि जब हमारा पेरियो वार्ड होता था, स्केलिंग का वार्ड, और उसमें शोर होता था, उसमें एक्सेस लाइटिंग होती थी उस वार्ड में शोर बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और एक दफ़ा उसको हुआ कि उसकी नींद पूरी नहीं थी और ओवरडोज लेके आ गया था, तो उसको ये क्या नाम है, एपिलेप्सी का झटका लग गया था। तो उसमें क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले स्लीप, कि वो स्लीप नहीं करके आया था, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट थी, लाइट वहाँ बहुत ज़्यादा थी, लाउड नॉइस थी, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल की खैर उसकी हिस्ट्री नहीं थी, शरीफ बचा था। इंटर करंट इन्फेक्शन भी मे और मे नॉट, और हॉट बात, वो नहा के नहीं आया हुआ था, वैसे गलीज बंदा था, नहाता नहीं था। उसके बाद आते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में ना हम सीजर को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में, पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स सीजर। पार्शियल वो होता है कि जो सिंगल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व करेगा। कॉम्प्लेक्स सीजर वो होता है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व करता है। पार्शियल क्या होता है? अराइज डिस्क्रीट फोकल पोर्शन ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, और कॉम्प्लेक्स क्या, जो बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जनरल सी। सबसे पहले आते हैं पार्शियल सीजर। पार्शियल को फोकल सीजर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ना कॉन्शियस लेवल आल्टर होता है, ना टोन आल्टर होती है। तो सिंपल पार्शियल सीजर क्या होता है? वही जिसमें कॉन्शियस आल्टर नहीं होगी, टोन आल्टर नहीं होगी। सिंपल में क्या होगा? पार्शियल सीजर होता है जिसमें नो आल्टर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मोटर भी होता है, सेंसरी भी होता है, ऑटोनॉमिक भी होता है। इसमें नो ऑटोमेटिज्म होता है और नो पोस्ट इक्वल कन्फ्यूजन होती है। एग्जाम्पल में जैक्सोनियन आ गया और टॉड पाल्सी आ गया। ये खैर ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पता होता गया। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या होता है कि जिसमें अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही होगी, बट नो लॉस ऑफ टोन नहीं लॉस होगी, और ये ऑटोमेटिज्म भी, यानी ब्लिंकिंग करता रहेगा बार बार, स्मैकिंग ऑफ लिप करेगा, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होगी। टेम्पोरल ऑफ सीजर में जिसमें जेमाइस व्यू और डीजा व्यू, ये भी जस्ट पता हो क्या होता है क्या। जेमाइस क्या? फीलिंग अनरियलिटी, डीजा वूज या अनड्यू फैमिलियरिटी। देन आता है पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। पार्शियल सीजर इसमें क्या होता है कि अकर होता है व्हेन पार्शियल सीजर प्रोग्रेस करेगा जनरलाइज सीजर के साथ, और टिपिकली बिगिन होगा फोकली और बिकम जनरलाइज होगा एज सीजर एक्टिविटी इन्वॉल्व बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? बेस्ट इनिशियल होती है मोनोथेरापी। मोनोथेरापी में फर्स्ट लाइन एजेंट देते हैं जैसे कार्बामेजेपिन, ठीक है। और चिल्ड्रन में फिनोबार्बिटल इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस होती है। किसकी? पार्शियल सीजर विद जनरलाइज सेकेंडरी जनरलाइजेशन।
देन हम बात करते हैं जी कॉम्प्लेक्स सीजर की, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रैंड माल भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज एक दफ़ा आया था, ठीक है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रैंड माल कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सीजर इन विच देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ टोन, टोन और कॉन्शियसनेस दोनों लॉस हो रहे हैं। इसमें टोन नहीं लॉस हो रही थी, उसमें कॉन्शियस और टोन दोनों नहीं लॉस हो रही थी। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में दोनों लॉस हो रही हैं। इसकी फिर फेजेस आती हैं, टोनिक फेज, क्लोनिक फेज और पोस्ट इक्टल फेज। टोनिक में क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है यानी रिजिडिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ टोन, सेंट्रल साइनोसिस। क्लोनिक में क्या होती है, जर्किंग मूवमेंट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, और टंग बाइटिंग, यूरिनरी, फीकल इनकॉन्टिनेंस। पोस्ट इक्टल क्या होती है, जिसमें कंफ्यूजन, हेडेक और पेशेंट फ्राइटन होगा, वांट टू स्लीप करना चाहेगा। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये भी हमारा है प्रॉफ का एमसीक्यू था, ईईजी, इलेक्ट्रिक एन्सेफेलोग्राफी, ये इसकी क्या होती है, डायग्नोज में आती है। और ट्रीटमेंट हम इसकी प्रोटेक्ट करेंगे एयरवे को, मोनोथेरापी देंगे फर्स्ट लाइन में, जिसमें सोडियम वैल्पोरेट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देन आता है एब्सेंट सीजर, ठीक है। एब्सेंट सीजर क्या होता है, जिसको पेट्रिट मॉल कहते हैं, ये भी एमसीक्यू एक दफ़ा आया था। ये भी कॉम्प्लेक्स सीजर होता है, विद देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियस बट नॉट लॉस ऑफ टोन, और ये हमेशा बच्चों में करके होगा और 5 से 10 सेकंड का होगा, ठीक है। मतलब बच्चा बैठा बैठा ही उसको हो भी गए, वो ठीक भी हो गया, आपको पता भी नहीं चलता और वो खुद ही सेट हो जाता है। और इसमें नो पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है, पेशेंट आर एमनेस्टिक होता है ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर सीजर, मतलब खुद ही सेट हो जाता है, उसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। ईईजी में हमें क्या नजर आएगा, इसमें ईईजी में हमें 3 पर सेकेंड स्पाइक एंड वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नजर आएगी। हाइपरवेंटिलेशन कैन ट्रिगर दीज सीजर। देन आता है ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन हमारी क्या आ गई, इथॉक्सिमाइड, और सेकंड लाइन में क्या है, वेलप्रोइक एसिड। अदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सीजर में आता है एटोनिक सीजर और मायोक्लोनिक सीजर। एटोनिक क्या होता है, सडन लॉस ऑफ पोर्शल टोन, जो कि 1 से 2 सेकंड का रहेगा। और मायोक्लोनिक क्या होता है कि सडन ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो इन्फेंटाइल स्पांस और जिवलेन मायोक्लोनिक्स एपिलेप्सी में होगा। इन्वेस्टिगेशन में ईईजी वही हम इसको कंफर्म करेंगे। कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी में स्ट्रक्चरल लीजन में हम एमआरआई करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं। मेटाबॉलिक में यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, एलएफटी, सीरम, मैग्नीशियम। इन्फ्लेमेटरी में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे, सीरोलॉजी, सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये करा सकते हैं। देन आती है हमारी एंटी कॉन्वल्सेंट फार्माकोलॉजिकल, इसमें हमने जस्ट फर्स्ट लाइन हमने देखनी होती है, ठीक है। पार्शियल सीजर में हम क्या देते हैं, कार्बामेजिन। प्राइमरी जनरलाइज क्लोनिक में हम क्या देते हैं, सोडियम वैल्पोरेट। एब्सेंट में इथॉक्सिक में और मायोक्लोनिक में भी सोडियम वैल्पोरेट। प्राइमरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक में सोडियम वैल्पोरेट, एब्सेंस में इथॉक्सिमाइड और पार्शियल में कार्बामेजिपिन। गाइडलाइन हम उसे क्या देते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लिए, कि हम उसे कहते हैं स्टार्ट करो सिर्फ सिंगल ड्रग के साथ, ठीक है। लो डोज के साथ स्टार्ट करो, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करो, ठीक है, अंटिल सीजर कंट्रोल ना हो। ऑप्टिमाइज कॉम्प्लायंस करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट ड्रग फेल हो जाएगी, दूसरी ड्रग दे देंगे, ठीक है, वाइल ग्रेजुअली विड्रॉ कर रहे होंगे फर्स्ट को। इफ सेकंड ड्रग फेल होगी, देन स्टार्ट सेकंड लाइट ड्रग इन कॉम्बिनेशन विद फर्स्ट, देन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे, ठीक है। इफ कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाएगा, देन रिप्लेस कर देंगे सेकंड लाइन को विद अल्टरनेटिव सेकंड लाइन से। इफ कॉम्बिनेशन फेल, चेक करेंगे कॉम्प्लायंस को, रिकंसिडर कर देंगे डायग्नोस को, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ना हम गाबापेंटिन नहीं देते, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट गाबापेंटिन देते हैं, सॉरी, उसके अलावा बाकी कोई नहीं देते। क्यों? क्योंकि गाबापेंटिन मतलब फीटल कॉन्जेनिटल अबनॉर्मलिटीज में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है कि नॉर्मल सीजर होते हैं 2 से 5 मिनट के, अगर टॉनिक क्लोनिक सीजर 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए ना, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये रेफर करते हैं कि रिपीटेड सीजर हो रहे हैं विदाउट रिजोल्यूशन ऑफ पोस्ट इक्टल एन्सेफेलोपैथी। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट में हम लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, पेशेंट को सेमी प्रोन पोजीशन में ले देते हैं, एयरवे मेंटेन करते हैं, IVSS देते हैं, सलाइन देते हैं उसको, ब्लड ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसकी CBC, UC, कैल्शियम, ग्लूकोज, सीरम, ये चीज़ें देख सकें, ठीक है। देन हम उसके थायमीन देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं, डायजिपाम देते हैं। रिपीट ओनली करेंगे, रिपीट 1 डोज आफ्टर, हर 15 मिनट के बाद ये डोज दे रहे होंगे, ठीक है। और इफ सीजर कंटिन्यू, देन हम उसको IV फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन देते हैं। और इफ सीजर कंटिन्यू 30 मिनट तक हो, और अगर 30 से 60 मिनट तक हो, देन हम एंटोट्रेकियल इंट्यूबेशन EEG कराएंगे, ICU में एडमिट कर देंगे, फिनोबार्बिटल दे देंगे। और इफ
स्टिल सीजनिंग होगी 60 मिनट से ज़्यादा तो जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे, प्रोपोफोल या मिडाज़ोलम। और वन सीजर कंट्रोल देन लॉन्ग टर्म एंटी कन्वल्सेंट थेरापी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉज कर देंगे। तो ये था हमारा जनरल सा सबएरेक्नोइड हेमरेज और एपिलेप्सी और सीजर का टॉपिक। थैंक यू सो मच।